गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज बादल सरकार सर और फिर हाजिर हूं आज के एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। जैसा आप सबको पता है आज 11 दिसंबर है, तो 11 दिसंबर के एडिटोरियल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो एडिटोरियल है एंड्स विदाउट मीन्स ऑन यूजीसी रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन। इस पूरे आर्टिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि हमारे कंट्री में यूजी और पीजी के लिए जो भी अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स है, क्या उसमें बदलाव आना चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, या फिर उसके लिए जैसे अभी आपको पता है कि यूजी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी का एग्जामिनेशन देना पड़ता है जो नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करवाती है, और तभी आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारा सिस्टम पे चर्चा किया गया है। बजट की भी बात की गई है कि पिछले बजट में हमारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट था और इस बार उसमें 15% की कटौती देखी गई। तो इन सारे मुद्दों पे इस आर्टिकल में बात किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है, गौर से देखिएगा। लॉडेबल, बहुत बार आपने सुना होगा इस वर्ड को, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका एडजेक्टिव होता है, इन चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखेंगे। देखो डेफिनेशन क्या होता है लॉडेबल का, डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन। जब हम किसी को तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन कब, जब वो डिजर्व करता है उन सारी चीजों को, तो वो क्या होता है, लॉडेबल। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मॉन्क दिख रहे हैं, संत, ये अपने मेडिटेटिव फॉर्म में बैठे हैं और सारे के सारे इसके जो डिसिपल हैं, इसके अनुयायी है, वो इनकी तारीफ करते हैं। ठीक है, तो ये इंसान कैसा इंसान है, लॉडेबल पर्सन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस इमेज से याद रखना, गौतम बुद्धा जी को याद रखिए। गौतम बुद्धा जो है हमारे क्या है, लॉडेबल है, उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। स्वामी विवेकानंद जी और ऐसे बहुत सारे महान लोग हमारे देश और पूरे दुनिया में हुए। अब आते हैं इसके डिटेल्स को समझते हैं। हमारे सामने इस लॉडेबल, प्रोनाउंसिएशन लॉडेबल क्लियर हो गया मेरे भाई। मीनिंग की बात करें तो जिनकी सराहना किया जाए या सराहने योग्य, प्रशंसनीय, सराहनीय, क्लियर हो गया मेरे भाई। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, प्रेजवर्थी, कमेंडेबल और एडमायरेबल। ये तीनों बहुत कॉमन से वर्ड हैं, एग्जामिनेशंस में इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसका सिनोनिम्स टिक करना होगा। इसके ऑपोजिट की बात करें तो क्रेडिटेबल का मतलब होता है जिसे क्रेडिट दिया जा सके, मतलब जिसका सराहना किया जा सके। यहां मैंने लिखा ऑपोजिट में डिसक्रेडिटेबल, ब्लेम वर्दी और कंडेमेनेबल। तो देखो ध्यान रखना, कमेंड का मतलब क्या होता है, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कंडेम का मतलब क्या होता है, जब किसी की क्या करते हैं, हम बुराई करते हैं। तो कंफ्यूजन मत होना, यहाँ कमेंडेबल है और यहाँ पे क्या है, कंडेमनेबल है। क्लियर हो गया। तो इनको याद रखना है, और याद कैसे होता है आपको पता है ना, मैक्सिमम यूज करना सीखिए। हर दिन कोशिश करिए कि हम इन सारे के सारे वर्ड्स को क्या करें, डे टू डे लाइफ के हिंदी कन्वर्सेशन में ही, बट इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो ये वर्ड्स आपके सबसे अपने हो जाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय द यूजीसी आर लॉडेबल फॉर देयर विजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। भाई यूजीसी के द्वारा जो भी रिफॉर्म प्रपोज किया गया, द रिफॉर्म प्रपोज्ड बाय द यूजीसी आर लॉडेबल, वो प्रशंसनीय है, फॉर देयर विजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उनके फ्लेक्सिबिलिटी का जो विजन है कि अगर आपका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हो गया, एक कॉलेज में हो गया, बट उस कॉलेज में आप उस कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर गए, उस यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम दूसरे कॉलेज या दूसरे यूनिवर्सिटी से उसका कोर्स कर सके, मतलब एक कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज से, मल्टीपल कॉलेज से, मल्टीपल कोर्सेज में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की बात इस पूरे के पूरे आर्टिकल में की गई है। तो ये जो विजन है यूजीसी का, उसने जो रिफॉर्म प्रपोज किया है वो कमेंडेबल है, लॉडेबल है, मतलब प्रशंसनीय है। क्लियर हो गया ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट हमारे सामने है ऑटोनॉमी। ये तो आपको पता होगा कि ऑटोनॉमी क्या होता है। पहले तो समझो कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है। यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा मैं, कहीं भी आपके सामने इस तरीके से नॉमी रहता है या फिर आपके सामने क्रेसी रहता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों रूट जो होते हैं, बेसिकली रूट कहो या फिर सफिक्स कह सकते हो आप, ये दिखाते हैं गवर्नमेंट को। किसको दिखाते हैं, गवर्नमेंट को दिखाते हैं, या फिर किसी शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो रूल की बात करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी, डेमोक्रेसी, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा।
याद आ रहा है? अच्छा, यहां पे एक चीज और आपने देखा होगा, RCH डेमो, एनार्की का नाम सुना है? एनार्की, RCH भाई, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं बेसिकली इन्हीं की बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या रूल्स की बात हो। अब ऑटो की अगर हम बात करें तो ये तो आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई। एग्जैक्टली मेरे भाई, मुझे पता है ऑटो का मतलब होता है जो सेल्फ होता है। क्लियर हो गया? तो सेल्फ गवर्नमेंट हो जाएगा तो वही कहलाएगा ऑटोनॉमी। क्लियर हो गया? देखो डेफिनेशन, द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, वैसा अधिकार या परिस्थिति जिसमें गवर्नेंस क्या होगी, खुद से चलाने की बात होगी, किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे इस इमेज से आपको देखना है ध्यान से, इस इमेज में ऑटोनॉमी लिखा हुआ है, बहुत सारे काम दिख रहे, टास्क, और ये यहाँ पे इकलौता इंसान जो है इस काम को करने वाला है। मतलब इसी ने रूल बनाना है, इसी ने शासन करना है, इसी के द्वारा सब कुछ होगा, और यही, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है मेरे भाई। तो ये हो गया ऑटोनॉमी। अब आ जाओ इसको डिटेल से समझते हैं। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी समझ में आ गया ना? इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आज मीनिंग देखो इसका क्या है, हिंदी मीनिंग क्या लिखा हुआ है, स्वायत्तता या स्वशासन। क्लियर हो गया? स्वशासन। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो भैया जो ऑटोनॉमी है यानी कि ऑटोनॉमी है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे मुझे इंडिपेंडेंस की बात करी गई, सेल्फ रूल, फ्रीडम, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इमेंसिपेशन। याद रखिएगा, इमेंसिपेशन आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। आओ भाई जरा देखते हैं इसका ऑपोजिट और इसको उलट के कैसे हम सीख सकते हैं। तो इसके उल्टे में हमने इन को हटाया, डिपेंडेंस हो गया, सबऑर्डिनेशन हो गया, कंट्रोल। ऑल द थ्री सिनोनिम्स आर वेरी कॉमन, आपके माइंड में रहना भी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो इजीली आप बना सकते हैं। क्लियर है? हाँ, लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इसका सिनोनिम्स और इमेंसिपेशन पूछा जाएगा। अब इसके ऑपोजिट की बात करें तो भाई क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंस है, ये तो हो गया। एग्जाम्पल की बात करो, यूनिवर्सिटीज विल हैव द ऑटोनॉमी टू सेट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, यूनिवर्सिटी को क्या दिया जाना चाहिए, ये ऑटोनॉमी दिया जाना चाहिए कि वो क्या करे, जो भी उसके अटेंडेंस के रिक्वायरमेंट्स है वो उसे खुद हैंडल करे, वो उनके अंडर होना चाहिए, उनकी स्वायत्तता होनी चाहिए। इस पे किसी अनदर बॉडीज की, अनदर गवर्निंग बॉडी का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये बात यहां पे करी गई है। और भाई नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हाइब्रिड। ये तो हमने बहुत शुरू से सुना है। आई थिंक आप लोग जब 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ते होंगे या पढ़ा होगा आपने, तो वहां से ही ये हाइब्रिड वर्ड हमारे मन में आना शुरू हो जाता है, हम जानना शुरू करते हैं। और यहाँ पे हाइब्रिड को समझते हैं। हाइब्रिड मतलब क्या है, डेफिनेशन नहीं, पहले इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को समझो। ये एडजेक्टिव होता है, मतलब क्वालिटी बताएगा और किसी न किसी नाउन को जनरली मॉडिफाई कर रहा होगा। ठीक है भाई? डेफिनेशन देखो लिखा हुआ है, कंबाइनिंग डिफरेंट एलिमेंट्स और सिस्टम्स। अच्छा, हाइब्रिड बनता कैसे है, जब हम अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाते हैं कुछ नया क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर या बनाने के लिए। जैसे आजकल गाड़ी में भी कुछ ऐसे कार आने लगे जो हाइब्रिड कार्स हो गए। वो हाइब्रिड व्हीकल्स में क्या है कि वो पेट्रोल पे भी चल रहे हैं और उसमें साथ में मान लो कि इलेक्ट्रिक पे भी रिचार्ज होके चल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें पेट्रोल और डीजल कुछ भी डाल दो वो चल सके, तो वो सारे के सारे हाइब्रिड वर्जन हो जाएंगे। अंडरस्टैंड ना? अब इस डेफिनेशन में देखो यहाँ पे लग रहे 2 साइंटिस्ट हैं। ये क्या कर रही है, ये मेज है, मक्का है, इसका कुछ ना कुछ हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि चलो अलग अलग जो भी एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो प्रकार के मेज हैं, उनको मिला के एक हाइब्रिड मेज बनाया जाए। क्लियर हो गया? तो हाइब्रिड का ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो इसको आगे डिटेल से समझते हैं। तुम लोग बहुत इंतजार करते हो मेरे साथ। भाई मीनिंग की अगर बात करें तो हिंदी मीनिंग में सिंपल सा मीनिंग आता है, मिश्रित, चीजों को मिला दिया गया, या फिर वर्ण संकर। बहुत जगह जब आप गूगल करेंगे तो वहां पे मिलेगा दोगला लिखा हुआ, लेकिन मीनिंग तो हिंदी में बहुत सारे होते हैं क्योंकि वो पेरेंट फॉर्म नहीं होता है, वो मिक्स्ड फॉर्म होता है, इसलिए ये हिंदी मीनिंग होता है। सिनोनिम्स में देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मिक्स्ड का यूज करेंगे, कंबाइंड का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एमालगमेटेड। एमालगमेटेड याद रखना, क्या मैंने बोला, एमालगमेटेड। क्लियर हो गया? एमालगेशन से बना एमालगमेटेड, यानी कि ये मिक्सचर की बात कर रहा है। अब इसके ऑपोजिट में देखो, जो चीजें इम्प्योर नहीं है, तो यहां पे आप और क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं भाई, जो चीजें इम्प्योर हो। आप यहाँ पे जो चीजें लिख सकते हैं कि जो चीजें प्लुरल हो, क्योंकि वो एक से अधिक चीजें मिलकर बन गई है। क्लियर है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेट्रोजीनियस है, जो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे के सारे आप यहाँ पे सिनोनिम्स ऐड कर सकते हैं। अब ऑपोजिट में क्या है भैया, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, एकदम प्योर फॉर्म है, तो प्योर होगा, सिंगुलर होगा,
होमोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनब्रेड, हाइब्रिड नहीं इनब्रेड, इसको ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, अंडरस्टैंड। अब इसको एग्जाम्पल में देखो कैसे यूज करते हैं। द एनईपी प्रमोट्स हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। आज के जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए इसी आर्टिकल से ही रिलेटेड है, उस पर मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत किया है कि जो एग्जाम्पल्स भी हो वो आर्टिकल से ही रिलेटेड हो, बाहर से नहीं हो। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपके लिए पूरी जान लगाता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से आपकी तैयारी को पूरे इंडिया लेवल में बेस्ट तैयारी बनाओ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये हैंडी प्लस लगा है, कल मेरे आई का ऑपरेशन होना है या परसों होना है, मेरे आई में प्रॉब्लम आ गया, राइट आई से मुझे बहुत कम दिख रहा है, लेकिन आपके क्लासेस एक दिन भी नहीं रुक रहे। हाँ, जिस दिन ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, तो हो सकता है 1 या 2 दिन में लाइव क्लास, मतलब ये जो रिकॉर्डेड क्लास होता है, मतलब प्रेजेंट डे का जो एडिटोरियल है वो नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सॉरी है, क्षमा कर दीजिएगा, वो मेरी मजबूरी होगी। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, डॉक्टर ने मना भी किया कि ये हाईलाइट और इतना सारा ये रेज के सामने नहीं रहने का, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और सारे क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस मैंने कम कर रखे हैं, अभी आपके क्लासेस को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा 20 मिनट 25 मिनट का क्लासेस होता है तो मैनेज किया जा सकता है। ऑफलाइन क्लासेस 1-1 घंटे के होते हैं, तो लगातार 1 घंटे लाइट में रहना, बोर्ड के सामने रहना, थोड़ा सा इसमें पेन आने लगता है। मुझे इस राइट आई का मेरा विजन बहुत कम हो गया है, ठीक है, तो यही है, अब क्या कर सकते हैं, परेशानी तो कभी भी किसी के साथ आ सकती है, अंडरस्टैंड। तो ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, द एनईपी प्रमोट्स हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020-2020 में आया, वो क्या प्रमोट करता है, वो हमें ये प्रमोट करता है कि जो लर्निंग मॉडल्स होना चाहिए वो हाइब्रिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिल सके, वो जो चाहे, जिस तरीके से चाहे और जिस यूनिवर्सिटी से चाहे वहां से वो पढ़ाई कर सके। बात समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना, बड़ा प्यारा सा है, ये हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स की बात करी गई। आ जाओ आगे देखते हैं हमारे सामने। स्वीपिंग अपने आप में ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव। डेफिनेशन देखो इसका क्या होता है, हैविंग अ वाइड रेंजिंग इफेक्ट या एक्सटेंसिव। किसी चीज का प्रभाव जब बहुत दूर तक पहुंच जाता है, वाइड रेंज हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाता है बहुत दूर तक, तो वहां पे हम स्वीपिंग का यूज एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट फायर आप जानते होंगे, अगर एक बार जंगल में आग लग गई तो वो बहुत मुश्किल से क्या होता है, कंट्रोल हो पाता है, वो बहुत पूरे के पूरे जंगल, दूसरे जंगल तक आग पहुंचते चला जाता है, मतलब वाइड रेंज में एक्सटेंसिव फॉर्म में आ जाता है, उसके लिए हम स्वीपिंग का यूज करेंगे। अब देखो इस वोकैब का डिटेल्स देखो। स्वीपिंग बहुत ज्यादा इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन की जरूरत नहीं थी, मैंने यहाँ पे स्कीप कर दिया। स्वीपिंग का मीनिंग क्या है, जो चीजें बहुत व्यापक हैं। सिनोनिम्स में सबसे पहला एक्सटेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, फार रीचिंग, तीनों कॉमन सिनोनिम्स से याद रखना है। इस वर्ड का फोकस ये था कि स्वीपिंग का मीनिंग मैं आपको समझा सकूं। अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो कहीं ना कहीं इसके जो भी सिनोनिम्स होंगे वो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब और इसके ऑपोजिट, अब ब्रॉड लिखा हो, ब्रॉडेन लिखा हो, बात समझ में आ रहा है, पैन लिखा हो, आप कर सकते हो, क्लियर हो गया। अब इसका ऑपोजिट जो एक्सटेंसिव नहीं है वो मेरे भाई लिमिटेड है, नैरो है, रिस्ट्रिक्टिव है। सिनोनिम्स भी इसके कॉमन थे, एंटोनिम्स भी इसके पूरे के पूरे कॉमन है मेरे भाई। अब एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, द यूजीसी रिफॉर्म्स प्रपोज स्वीपिंग चेंजेस टू द एजुकेशन सिस्टम। यूजीसी के जितने भी रिफॉर्म्स है, उन्होंने जो भी रिफॉर्म किया, बदलाव लाया, वो क्या प्रपोज करता है, हमारे सामने लाता है, कुछ चेंजेस लाने हैं, किस में, एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन वो चेंजेस कैसे होने चाहिए, वो एक्सटेंसिव चेंजेस होने चाहिए, ब्रॉड चेंजेस होने चाहिए, व्यापक चेंजेस की जरूरत है, बहुत बड़ा बदलाव का जरूरत है, छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं। तो आज के बाद अगर कुछ इस तरीके से यूज करना है कि इन चीजों को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा व्यापक रूप से मुझे चेंजेस करने होंगे, तो वहां पे क्या होता है, स्वीपिंग चेंजेस का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छा वर्ड था, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अच्छा, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट तो एडजेक्टिव है, ये पता है ना, आप लोग जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो पॉलिटिकल साइंस में जब लिस्ट्स की बात आती है तो 3 तरीके का लिस्ट होता है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, तीनों लिस्ट से क्वेश्चंस भी आते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आपके स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आपके सेंटर लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। चलिए मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, एग्रीकल्चर जो है, कृषि कौन से लिस्ट में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो मुझे आंसर करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ, कनकरेंट का मतलब एडजेक्टिव होता है, इसका डेफिनेशन है हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम।
कोई भी चीज जब एक ही समय पे हो रहा है, दो से ज्यादा चीजें एक ही समय पे, ये चीजें स्टेट में भी हो रही है और सेंटर में भी हो रही है, एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, तो सेम टाइम पे जब चीजें होती हैं एक से ज्यादा तो उसे हम कहते हैं कनकरेंट। जैसे इस इमेज में देखो, इस इमेज में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एथलीट्स का काम कर रहे हैं, कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे हैं। एक ही टाइम पे बहुत सारे जो काम होंगे वो सारे के सारे कनकरेंट हो जाएंगे। समझ गए ना? इमेज से याद रखना, घर में ही क्या होता है, कोई खाना बना रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई सो रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और कोई मेरे बगल में अगर सो रहा है, तो एक टाइम पे दोनों काम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कनकरेंट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कनकरेंट का यूज करेंगे। क्लियर है? चलो आ जाओ इसके मीनिंग को हिंदी में समझते हैं। समानांतर, एक साथ होने वाला। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो आ जाओ सिनोनिम्स को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। साइमल्टेनियस वर्ड आप जानते होंगे, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। पैरेलल है और कोएग्जिस्टिंग, तीनों कॉमन है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि अच्छा कनकरेंट के लिए ये हम सिनोनिम्स का यूज कर सकते हैं। ऑपोजिट की बात करें मेरे भाई तो सेपरेट है, एसिंक्रोनस है, सक्सेसिव है। अब यहां पे आपको अगर लगता है तो एसिंक्रोनस की जगह यहां सिंक्रोनस लिख दोगे तो वो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक ही टाइम पे क्या हो रहा है, आप वीडियो बना भी रहे हैं और वही वीडियो सिंक्रोनाइज हो रहा है आपके किस चीज में, गूगल ड्राइव में। ऐसा होता है ना, सिंक्रोनाइज का ऑप्शन देता है। आओ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एजुकेशन बीइंग ऑन द कंकरेंट लिस्ट कॉम्प्लिकेट्स इट्स रेगुलेशन। देखो भाई, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, ये बात अब क्लियर हो गया। यानी कि सेंटर भी इस पे कमांड कर सकती है, स्टेट का अपना इंडिविजुअल कमांड भी होता है। इस वजह से कंकरेंट लिस्ट में होने की वजह से ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्या? इसके जो रेगुलेशन है, सेंटर ने कुछ रेगुलेशन बनाया, स्टेट ने बोला नहीं मैं इस रेगुलेशन से काम करूंगा। इस वजह से जो भी रिफॉर्म्स होते हैं या जो भी रेगुलेशन आते हैं वो क्या होते हैं, सही तरीके से हम जो चाहते हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को याद रखना, बहुत प्यारा सा वर्ड था। अगला जो मेरे सामने लिखा हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग मेरे भाई इसका भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। डेफिनेशन क्या है, जरा ध्यान से देखना। डेफिनेशन लिखा है मेरे भाई, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड्स मेकिंग बिग चेंजेस। जब नए आइडियाज और नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में कोई आइडिया आया और आप उसे अपने फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में लेके आए कि देख भाई मेरे मन में ना ऐसा आइडिया है। क्या आइडिया है? मैं ऐसा सोच रहा हूं ना कि एक ऐसा इक्विपमेंट बनाओ कि जिसे रिंग की तरह पहनूं और मैं गायब हो जाऊं, ऐसे जैसे मिस्टर इंडिया टाइप से। तो वो एक नया आइडिया क्या होगा भाई, ग्राउंड ब्रेकिंग। अब इसको टेक्निक से क्या होगा कि ऐसा आइडिया सुनाया आपने कि जमीन फट गया, लोगों के पैर धस गए, वो पाताल में चले गए। भाई क्या तू एकदम भूकंप ला दिया भाई आइडिया से। चलो आ जाओ, तो ये था आपके सामने ग्राउंड ब्रेकिंग या बहुत सारे बड़े चेंजेस करने। अब इस इमेज को मैंने इसलिए बेसिकली लिया है कि इस इमेज में ऊपर तो अगर देखा जाए तो एक घर है, नॉर्मल सा घर दिख रहा है भाई साहब, लेकिन नीचे मैंने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग इनोवेटिव चीज लगाए हैं यहां से क्या करने के लिए। तो यहां से हो सकता है निकल के मैं किसी दूसरे देश, दूसरे शहर चला जाऊं, पूरा का पूरा टनल सिस्टम मैंने बनाया। तो ये घर के नीचे छोटा मोटा चेंजेस नहीं, बहुत बड़ा चेंजेस है और ये एक न्यू आइडिया है जो मैंने अपने घर में अप्लाई किया है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग समझ में आ गया? आ गया तो देर किस बात की, चलो ना इसे डिटेल करते हैं थोड़ा। चीजें बहुत ऐसी होंगी जो क्रांति ला सकता है, तो क्रांतिकारी, नूतन मतलब नवीन प्रयोग या तरीके, अभूतपूर्व जिसे आप कहते हैं, वो सारा का सारा ग्राउंड ब्रेकिंग होता है। तो भैया जो चीज नई है वो इनोवेटिव है, रिवॉल्यूशनरी है। अच्छा, पायनियर वर्ड का सुना यूज होगा, पायनियरिंग है और अड्रॉइट है। ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने डबल टिक करा है, याद रखिएगा। रिवॉल्यूशनरी इज वेरी कॉमन वर्ड, तो इसमें याद रखना नहीं है, बस आपको बस पढ़ते जाना है, दिमाग में रखना है। ठीक है मेरे भाई? अब आ जाओ यहाँ पे इसके ऑपोजिट को देखो, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, कस्टमरी, और यहां पे मैंने एक बड़ा प्यारा सा वर्ड दिया है, हैकनेड। क्या लिखा है मैंने भाई? हैकनेड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक वर्ड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कन्वेंशनल। ये दो वर्ड एंटोनिम्स में, बाकी ट्रेडिशनल और कस्टमरी यू नो वेरी वेल। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीजें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, जो कन्वेंशनल है, जो ट्रेडिशनल है, हमारा बात समझ में आ रहा है, मूलभूत पुरानी चीजें जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस ग्राउंड ब्रेकिंग से क्या सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए मैं देखना चाहता हूं कि किसका किसका सेंटेंस आता है ग्राउंड ब्रेकिंग का वर्ड यूज करके। अब देखो इसको एग्जांपल में देखते हैं। द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव। अब भाई यहां पे क्या बात समझ में आ रहा है कि जो क्रेडिट का, जो यहां पे लिखा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का जो एकेडमिक बैंक होना चाहिए, ठीक है,
वह क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। एक कैसी शुरुआत है, अभूतपूर्व शुरुआत है इस चीज को समझने के लिए। बात समझ में आ रहा है? वो क्रेडिट बहुत सारी चीजों से हो सकता है कि आपको कॉलेज में पढ़ना है तो एक ऐसा बैंक हो जो आपको एजुकेशन लोन इजीली प्रोवाइड करा सके, तो इस तरीके का कोई भी सिस्टम आता है तो वो बहुत अभूतपूर्व होगा, ऐसा कहना है यूजी और यूजी कमीशंस का कि ये रिफॉर्म जरूरी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने मेरे भाई, इनर्सिया। इनर्सिया आप जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ा है, नाउन होता है, फिजिक्स में इसका यूज आपने किया है, आजकल इंग्लिश में भी ये आपको डराने के लिए तैयार है मेरे भाई। इनर्सिया का डेफिनेशन होता है अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज और रिमेन अनचेंज। एक ऐसा टेंडेंसी जिसमें आप क्या करते हैं, बदलाव को नहीं चाहते, रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मैं बदलना नहीं चाहता। जैसे आज से सालों पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी नोकिया, ये सब लोग जानते हैं। नोकिया ने क्या किया, अपने आप में इनर्सिया रखा, वो बदलना नहीं चाहा। आज के समय में नोकिया मार्केट से खत्म हो चुका है। बहुत कम ही लोग होंगे, मतलब 0.5% लोग भी नहीं होंगे जो नोकिया के सेलफोन यूज करते हैं। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि जो इस दुनिया में समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, समय उसे पीछे छोड़ देगा, फिर दुनिया उसे नहीं पूछेगी। इसलिए लाइफ में अपने आप को हमेशा अपडेट कीजिए, जो पुरानी चीजें उसे छोड़िए और अपने आप में समय के हिसाब से, जो समय की मांग है, जैसे अभी मांग है कि मुझे 5 घंटे पढ़ने, तो आपको पढ़ना होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको 10 घंटे पढ़ने, तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, तो आप बने रहेंगे, चाहे वो मार्केट में हो, अपने करियर में हो या फिर लाइफ में हो। अंडरस्टैंड? सो दिस वर्ड इज इनर्सिया। अब आओ इसको मीनिंग देख लिया हमने, इमेज में देखो। इससे बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई तू बदल जा, तू बदल जा, तू ऐसी गलती कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू क्यों इन सब चक्कर में पड़ा है। ये भाई साहब पॉकेट में हाथ डाल के कह रहे हैं मेरी मर्जी, जितना भी कर लो, मेरे कान पे जुए नहीं रेंगने वाली है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाला। तो ये इनर्सिया मोड में है। अब आइए इसको समझते हैं मेरे भाई। यहां पे देखिए एक्चुअली क्या हो गया, ये इसका हिंदी मीनिंग नहीं है, ये पिछले वाले पीडीएफ का हिंदी मीनिंग है, इसे यहां से डिलीट कर देना है। ये आयरनॉकली पिछला वर्ड था ना, उसी का यहाँ पे ये क्या हुआ है, प्रोनाउंसिएशन आ गया। इनर्सिया ध्यान रखना है मेरे भाई साहब, इनर्सिया आप प्रोनाउंसिएशन समझ गए। अब इसके हिंदी मीनिंग को देखते हैं। एक फिजिक्स के भाषा में अगर हिंदी मीनिंग, तो जड़ता, जो जड़ पकड़े हुए है, ऊर्जा की न्यूनता, शक्तिहीनता, निष्क्रियता, जिसके अंदर शक्ति की कमी है, निष्क्रिय पड़ा है, रजाई कंबल में सोया पड़ा है, अभी तक 8 बज रहा हो, 9 बज रहा हो, सर का वीडियो आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, आराम से देख लेंगे शाम तक भी। तो ऐसा नहीं करना है, इनर्सिया मोड में नहीं रहना है। अब आ जाओ भाई सिनोनिम्स को देखते हैं। रेजिस्टेंस, स्टैग्नेशन, इनएक्टिविटी, इंडोलेंस और लैंगर। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, चाहे रेजिस्टेंस हो, स्टैग्नेशन हो, इनएक्टिविटी हो, इंडोलेंस हो और लैंगर हो। इन सारे के सारे वर्ड्स को एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारे वाइफ जो है, आप मैडम, उधर से देख के मुस्कुरा रहे कि अच्छा रजाई में तो आप भी सोए रहते थे। चलो आ जाओ भाई। तो मैंने कहा कि ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। स्टैग्नेट्स, स्टैग्नेशन याद रखना है, इंडोलेंस बहुत बार पूछा गया और लैंगर नया वर्ड है, इसे ध्यान रखना। इसको ऐसे याद रखना कि जो लंगड़ा के चल रहा है, बहुत धीरे धीरे निष्क्रिय है, तो वो लैंगर है। क्लियर हो गया भाई। ऑपोजिट की बात करते हैं तो डायनेमिक से बना है, डायनेमिज्म, एक्टिविटी, चेंज, हसल, विवेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एकदम हमेशा एक्टिव रहता है, डायनेमिक रहता है कि जो काम होगा अपन कर लेंगे। अंडरस्टैंड? तो इन चीजों के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे इनर्सिया का ऑपोजिट है। अब आ जाओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द इनर्सिया ऑफ एकेडमिक बॉडीज हिंडर्स द एडॉप्शन ऑफ रिफॉर्म्स। भैया एकेडमिक बॉडीज जो भी हैं, उनकी इनर्सिया यानी कि जड़ता, उनकी निष्क्रियता, हमारे देश में जो भी एकेडमिक बॉडीज है वो क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। हिंडर्स का मतलब पता है ना, ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पे हिंडर का यूज वर्ब की तरह यूज किया गया। वो क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, किस चीज में, रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने में, कि जो बदलाव है उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें ये बाधा उत्पन्न करती है क्या, एकेडमिक बॉडीज की जो इनर्सिया है। क्लियर हो गया मेरे भाई। सो ये रहा था आपका सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। इन सारे के सारे सेशंस का पीडीएफ आप इंग्लिश विद बादल सरकार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, अपना और अपनों का ख्याल रखना है, विश्वास के साथ मेहनत करना है और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।